नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल एंड लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड, कि आसानी या वो आसानी जिसके साथ में अपन सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल बोला जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फर्मनेस। ठीक है, कि उसमें कितना स्टिफनेस है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब हार्ड, सॉफ्ट या फिर स्टिफ कैसी सॉइल है वो। ठीक है, इसको शेयर कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किसको करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की, कि उसकी शेयर कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब जो कंसिस्टेंसी टर्म है वो केवल यूज किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। दिस टर्म इज यूज फॉर ओनली फाइन ग्रेन सॉइल, है ना, एंड इट इज रिलेटेड टू वाटर कंटेंट। ठीक है, कि ऐसा मान के चला जाता है कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है तो सॉइल क्या होता जाता है, हार्ड से लिक्विड की तरफ है या सॉलिड से लिक्विड की तरफ अग्रसर रहता है। ठीक है, वो लिक्विड बनता जाता है। ठीक है, तो ये वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो ये कह सकते हो कि जिस सॉइल में वाटर कंटेंट कम है वो हार्ड रहेगा, और जिसकी वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। तो ये ग्राफ बनाया गया वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वाटर का वॉल्यूम या सॉइल का वॉल्यूम मान लीजिए, या और वाटर कंटेंट के बीच में। ठीक है, ये सॉइल हो गया और ये वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें बनाया क्या गया है कि जब वाटर कंटेंट जीरो रहता है और WS तक जाता है, ये वाटर कंटेंट है, तब वो कैसा बना रहता है, सॉइल सॉलिड बना रहता है। ठीक है, और उस समय उसकी वॉल्यूम हो गई VD। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गया सेचुरेटेड, यहाँ पे क्या आ गया सेचुरेटेड, S=1 हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे सेचुरेशन रेशियो का मान बढ़ता जाता है तो यहाँ पे जाके सेचुरेशन रेशियो 1 से ज़्यादा और यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है, ठीक है, उसका सेचुरेशन रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि जो सेचुरेशन रेशियो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कि वॉइड्स में कितना वॉल्यूम का वाटर बढ़ रहा है। तो जब यहाँ तक बात की जाती है सेचुरेशन रेशियो 1 तक, तब पूरे के पूरे वॉइड्स में वाटर कंटेंट आ जाता है, और वॉल्यूम होता है वो उसका चेंज नहीं होता है। सॉइल सैंपल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एज इट इज़ बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे अपन फर्दर वाटर कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो वॉइड के वॉल्यूम से ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है, इसका वॉल्यूम चेंज होता जाता है और सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा सेचुरेशन रेशियो बढ़ेगा और उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी। पहले वो सॉलिड था, फिर बनेगा सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक स्टेज आएगी और फिर लिक्विड स्टेज। ठीक है, तो लिक्विड स्टेज में अपन ये मान के चलते हैं कि जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, या उसका कोई नेग्लिजिबल मान होता है। ठीक है, वो हम अभी बता देंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सेचुरेशन रेशियो 1 तक तो पूरे के पूरे वॉइड्स में पानी आ जाएगा, फिर जब फर्दर पानी ऐड करेंगे तो वो वॉल्यूम को चेंज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट होता है उसकी स्टेट चेंज होती है, पहले सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक स्टेज और फिर लिक्विड स्टेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, सॉरी। ठीक है, अभी कंसिस्टेंसी कर्व था। ठीक है, जो हमने लोगों ने देखा कि कंसिस्टेंसी कर्व था, इसको कंसिस्टेंसी कर्व बोला जाता है। और इसका जो स्लोप रहता है, ये वाला स्लोप होता है ना, जो थीटा एंगल बनाती है यहाँ से, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो WL/D VP VL माइनस VP इक्वल्स टू WL माइनस WP, या फिर VL माइनस VD ऑब्लिक में WL माइनस WD, ये कांस्टेंट रहता है। इसका जो स्लोप रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा वॉल्यूम लीनियरली चेंज होगा और उसका स्लोप फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आता है अटरबर्ग। अब ये जो लिक्विड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था, कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट था, वो दिया था अपन को अटरबर्ग ने। ठीक है, तो इसको अटरबर्ग लिमिट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अटरबर्ग एनालाइज्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इन 4 स्टेजेस। अब हमने बताया कि लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड, ये 4 स्टेज बताई थी अटरबर्ग ने। ठीक है, और इनको अटरबर्ग लिमिट्स के नाम से जाना जाता है। तो द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल पोजेस फ्रॉम स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी इज नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट। ऐसा कहने का मतलब ये है कि वो वाटर कंटेंट जिस पे सोइल की कंसिस्टेंसी चेंज होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि वो सॉलिड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गई,
या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में, या फिर प्लास्टिक से लिक्विड में। तो जैसे ये चेंज होती जाती है, तो जिस वाटर कंटेंट पे चेंज होगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है। तो इनको बोला जाता है अटरबर्ग लिमिट्स। अब सबसे पहले अटरबर्ग लिमिट है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट को WL से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, कि वो कम से कम वाटर कंटेंट जिसपे सोइल की टेंडेंसी रहती है फ्लो करने की, या यूँ क्या जाए वो लिक्विड बन जाता है। अगर ऐसी लिमिट जिसपे वो लिक्विड बन जाएगा तो उसको बोलेंगे लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो द एट लिक्विड लिमिट सोइल पोजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वाइस वर्सा। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जब लिक्विड लिमिट होगा तो उस पर या तो वो लिक्विड से प्लास्टिक में चेंज होगा या प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, या वाइस वर्सा होगा, तो उसको बोलेंगे लिक्विड लिमिट, ठीक है। ऑल सोइल एट लिक्विड पोसेस सम नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ। मैंने अभी बताया था आपको कि जब लिक्विड होता है उसकी शेयर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होती है या जीरो मान के चलते पर लिक्विड के केस में, और यदि कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ रहेगी जो नेग्लिजिबल रहेगी। तो इस केस में आ जाएगा 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो लगभग जीरो के बराबर है। आप ये मान के चलिए ये लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है, लगभग जीरो के बराबर है। तो इसको बोला जाएगा लिक्विड लिमिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू रहती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसके लिए, सोइल के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब मैं यहाँ पे कुछ सोइल के टाइप लिए गए हैं और उसकी लिक्विड लिमिट बताई गई कि कितनी हो सकती है, ठीक है। लिक्विड लिमिट का मतलब क्या, वाटर कंटेंट, ठीक है, कि कितना वाटर कंटेंट उसमें हो सकता है। जो वाटर कंटेंट होता है उसका मैंने फॉर्मूला अभी तो पिछले या कुछ उससे पिछले लेक्चर में बता दिया था कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहती है, तो यहाँ पे देखिए कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। तो जो ग्रेवल होता है वो प्लास्टिक नहीं होता, नॉन प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और जो सैंड होता है वो नॉन प्लास्टिक होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो फाइन ग्रेन सोइल के लिए डिफाइन होती है। अभी आपको बताया था कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो फाइन ग्रेन सोइल के लिए ही डिफाइन होती है। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि जो ग्रेवल और सैंड है वो फाइन ग्रेन सोइल नहीं है, तो इनके लिए लिक्विड लिमिट होगी नहीं। उसका रीज़न है कि नॉन प्लास्टिक होते हैं। फिर जो सिल्ट होता है उसके लिए होता है 30 से 40, ठीक है। जो सिल्ट होता है उसके लिए होता है 30 से 40। जो क्ले होता है, क्ले भी कौन सा एलुवियल सोइल वाला होता है, वो होता है 30 से 50 के बीच में, सॉरी 30 से 150 के बीच में। जो क्ले ब्लैक सोइल होता है वो होता है 400 से 500 के बीच में। जो क्ले ब्लैक सोइल होता है उसके लिए लिमिट रहती है 400 से 500 के बीच में। और जो क्ले बेंटोनाइट सोइल का और रहता है, जो क्ले बेंटोनाइट सोइल का रहता है उसके लिए इसका लिमिट रहता है 500 से 800 के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेवल के लिए कुछ नहीं होता है, सैंड के लिए नहीं होता है, सिल्ट के लिए 30 से 40, क्ले के लिए 30 से 150, क्ले ब्लैक सोइल के लिए 400 से 500 और बेंटोनाइट सोइल के लिए 500 से 800 के बीच में इसकी लिमिट रहती है, ठीक है। अब बात आती है कि सोइल हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट पॉजेज हाई कंप्रेसिबिलिटी, कि जिन सोइल्स के लिए हायर लिक्विड लिमिट रहती है उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी का मान भी हाई रहता है। या कि कह सकते हो कि उनमें जो वॉल्यूम ऑफ द सोइल, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सोइल होगा ड्यू टू कंप्रेशन या ड्यू टू किसी कंप्रेशन फोर्स, वो ज़्यादा रहेगा। किस सोइल में ज़्यादा रहेगा, जिसमें लिक्विड लिमिट ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि ये फाइनेंस को डिफाइन करता है, फाइन सोइल के लिए होता है कि फाइन सोइल के लिए ज़्यादा लिक्विड लिमिट रहेगी। और आप लोगों ने देखा था कि जो वॉइड रेशो होता है ई, वो भी फाइन सोइल के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब वॉइड रेशो ज़्यादा रहेगा तो उसको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है या ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब लिक्विड लिमिट को किससे पता करते हैं, तो लिक्विड लिमिट क्या डिटरमाइन करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले था कैसे ग्रांडे अपरेटस, फिर 1 पॉइंट मेथड, और तीसरा होता है कॉन पेनिट्रोमीटर टेस्ट। ये 3 टेस्ट होते हैं जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरी में आवश्यकता नहीं होती, ये पुराने एक्सपेरिमेंट के बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े इसके लिए इसको किया जाता है, ठीक है। तो कैसे ग्रांडे अपरेटस, 1 पॉइंट मेथड और कॉन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ठीक है। ये 3 टेस्ट होते हैं जो अपन फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना लिक्विड लिमिट हो गया, ठीक है।
तो आज हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी एंड लिक्विड लिमिट। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाकी की दो जो कंसिस्टेंसी लिमिट है, जैसे प्लास्टिक लिमिट और सिंकेज लिमिट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।